इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो 12th बिहार बोर्ड का लिटरेचर पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और महात्मा गांधी के द्वारा क्या है लिखा गया है। अब देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में है क्या। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एक्सट्रैक्ट है। अब एक्सट्रैक्ट किसको बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है गद्यांश। गद्यांश क्या होता है? कोई नोवेल है या कोई बहुत बड़े बुक से कुछ पार्ट्स चुन चुन कर लिया जाता है, बहुत बड़े स्टोरी से कुछ पार्ट चुन चुन कर लेकर और एक छोटा सा पार्ट बनाकर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। एक्सट्रैक्ट आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो ठीक एक्सट्रैक्ट है। अब देखेंगे कि ये है क्या, तो देखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी से आप सभी लोग परिचित हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, और इनमें उनका थोड़ा सा जब राइटर हैं तो उनका संक्षिप्त दिया है, उनके बारे में जानना है। क्या कह रहे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी, इनके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। आपको टोटल 11 प्रोज स्टोरी पढ़ना है प्रोज सेक्शन में, जिसमें फर्स्ट है, और 10 पोएम पढ़ना है, और यही 10 और 11 आपको याद नाम भी रखना है टोटल, ताकि टोटल मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है राइटर और पोएट से रिलेटेड वो बनेगा। तो आज एक चैप्टर को आज बता रहे हैं कौन? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपको क्या करना है? याद रखना है। अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में देखेंगे जो फर्स्ट है क्या लिखा हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में, और मृत्यु हो गया था 30 जनवरी 1948 में। तो इनका जन्म और मृत्यु जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। जब तक आप डेट याद नहीं रखेंगे, जो स्टोरी में घटना है उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने से नहीं बनता है। अब हो सकता है ऐसा भी बोल दे कि मोहनदास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का फुल फॉर्म लिखे। तो अब लिखेंगे द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी इज मोहनदास करमचंद गांधी। और मोहनदास करमचंद गांधी जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 में हुआ था। पॉपुलरली नोन एज बापू, ये बापू के नाम से प्रसिद्ध थे। पॉपुलरली का मतलब होता है विख्यात, पॉपुलर, काफी लोग इनको जानते थे। किस नाम से? बापू के नाम से। पॉपुलरली, जैसे आप पॉपुलर सॉन्ग सुनते हैं, पॉपुलरली वर्ड का अर्थ क्या हो गया? पॉपुलरली का मतलब विख्यात। नोन एज बापू, फादर ऑफ नेशन, वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का अर्थ होता है राजनेता। पॉलिटिशियन का अर्थ क्या होता है? राजनेता। तो जो ए पॉलिटिशियन और स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, आध्यात्मिक, और लीडर का अर्थ होता है नेता। तो एक राजनेता, पॉलिटिशियन से ज्यादा एक धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक नेता थे। यानी जो विश्वास करते थे, आप जानते हैं ये नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे, अहिंसा में क्या करते थे? विश्वास रखते थे। उनका जो मुख्य हथियार था, ही सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है? सफलतापूर्वक। यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो प्रयोग करते थे। यूज का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। और चीफ विपेंस है, चीफ का मतलब होता है मुख, आप जानते हैं, और विपेंस का अर्थ होता है हथियार। विपेंस का अर्थ क्या होता है? हथियार। तो उनका मुख्य हथियार क्या था? विपेंस का मीनिंग लिखेंगे, विपेंस का मतलब क्या होता है? हथियार। तो उनका मुख्य हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। What is the chief weapons of गांधी जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। What is the chief weapons of गांधी जी? तो या
नॉन वायलेंस एंड द ट्रूथ हु इज द चीफ वेपन्स ऑफ दिस वर्ड्स। उनका जो मुख्य हथियार था, यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स, वो मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते थे, यानी कभी किसी से के साथ झगड़ा नहीं करना है, और यह उनका मुख्य हथियार था। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हाँ वो किनके खिलाफ अपनाए? भारत में जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश शासन चल रहा था, उसके खिलाफ वो सत्य और अहिंसा का नीति अपनाए कि सच बोलेंगे और अहिंसा नहीं करेंगे, मतलब किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो भारत में ब्रिटिश रूल चल रहा था, अंग्रेजी हुकूमत चल रहा था, जो इंग्लैंड के लोग शासन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ जब लड़ाई लड़े तो उसका मुख्य हथियार ये अपनाए क्या? सत्य और अहिंसा। और जो मदद किया, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और यह भारत को आजादी दिलाने में क्या किया? मदद किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से लेकर 1948 तक वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति पे अपना अधिपत्य जमाया। डोमिनेट का मतलब होता है अपने अधिकार में, अपने बस में कर चलना। मतलब 1915 से लेकर 1948 तक यदि भारत के राजनीति किसी के इर्द गिर्द घूमता था तो वो कौन थे? गांधी जी थे। भारत की राजनीति किसी के इर्द गिर्द घूमता था तो वो कौन थे? गांधी जी थे। यानी वो कंप्लीटली पूरी तरह से, और डोमिनेट का मतलब होता है अपने अधिकार में लेकर चलाना, अपने अधिपत्य में इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीतिक पर वो पूरी तरह से वो क्या किए? अपने अधिपत्य में लेकर चलाए। कब से? याद रखेंगे 1915 से लेकर 1948 तक। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आप पढ़ने के बाद आप टेलीग्राम चैनल से मेरा जुड़ सकते हैं, और उस पे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, समरी सब पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल रहेगा। आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आप जो यहाँ पे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा ज्वाइन करने का। आप जीनियस इंग्लिश टीचिंग सेंटर का चैनल ज्वाइन करिएगा और फिर वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं। देखते हैं आगे। He died at the hands of फैंटिक, उनकी मृत्यु हो गई। फैंटिक एक वर्ड आया है, फैंटिक का अर्थ होता है हठधर्मी, जिद्दी। फैंटिक का अर्थ क्या होता है? हठधर्मी, जिद्दी। एक ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी टाइप का हो, यानी किसी काम को करने के लिए सोच लिया तो वो कर ही रहता है। तो इसी तरह एक हठधर्मी के हाथों इनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। और हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess of idiomatic English। उनका एक ऑटोबायोग्राफी आया था। ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब हो गया आत्मकथा, और एक होता है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, BIOGRAPHAY। बायोग्राफी का अर्थ होता है क्या? जीवनी। और ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है आत्मकथा। दो वर्ड याद रखेंगे आप। यहाँ पे बायोग्राफी वर्ड है, तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी है, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा। अब जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? जीवनी कोई किसी का लिख सकता है, लेकिन आत्मकथा कोई किसी का नहीं लिख सकता। आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति खुद होता है। हमारे अंदर, हमारे हृदय में क्या घटना घटित हुआ वो कोई नहीं जानता है। हमारे जीवनी लिख सकता है। यानी बायोग्राफी किसको कहते हैं? ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, सॉरी, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय अनदर इज कॉल्ड बायोग्राफी, और ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। किसी मानव की कहानी जो वो मानव खुद लिखा है उसको बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और मानव का कोई ऐसा कहानी
जो उसके बदले में कोई दूसरा लिखा, उसके बारे में कोई दूसरा लिखा, उसको क्या कहते हैं? बायोग्राफी। ऑटो हटा देंगे तो बायोग्राफी वर्ड आपको मिल जाएगा। तो उनका एक बायोग्राफी था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ? ट्रूथ के साथ। वो क्या था? न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड दैट स्पीचेज ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवील हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमैटिक इंग्लिश। आप जब वीडियो देखेंगे तो रेनोवो पार्ट 2 जो बुक है उसका चैप्टर निकाल लीजिएगा और लाइन बाय लाइन आप उसको पढ़िएगा, और फिर जहां दिक्कत होगा उसका मीनिंग तो एक एक करके बता रहे हैं, करीब करीब लगभग हम प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत भी होगा तो आप टेलीग्राम में अगर जुड़ते हैं तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर इसका मीनिंग हमको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है इस लाइन का, तो उसको फिर से हम आपको बताएंगे। बोले कि truth and numerous article that he wrote for young India and the speeches that he deliver on different occasion reveal him। अब देखेंगे numerous का मतलब होता है अनेकों, numerous का मतलब क्या होता है? अनेकों। articles का मतलब होता है पुस्तकें, और that he wrote for young India, और young India का मतलब युवा भारत, युवा भारत के लोग। that he speeches, speech का मतलब होता है भाषण, deliver का मतलब देना, different का मतलब होता है भिन्न, और ओकेजन्स का मतलब क्या होता है? अवसर, मौका, और रिवेल का मतलब होता है प्रकट करना, ओरिजिनल का मतलब होता है सच्चे, थिंकर का अर्थ होता है विचारक, ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश, और जो इडियोमेटिक इंग्लिश होता है, जो इंग्लिश में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज प्रयोग करते हैं, उनका एक महान विशेषज्ञ के रूप में उनको क्या किया? प्रकट किया। ही रोट फॉर यंग इंडिया, सॉरी फिर से एक बार देख लीजिए, हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनका एक ऑटोबायोग्राफी आया था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसमें उन्होंने क्या किया? और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और जो स्पीच है जो उन्होंने भिन्न भिन्न अवसर मौके पर दिए, रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश। सिर्फ उनको एक ओरिजिनल सच्चे विचारक के रूप में नहीं, बल्कि लोगों के सामने यह भी साबित कर दिए कि वो एक इडियोमेटिक इंग्लिश, जो मुहावरे वाले इंग्लिश होते हैं जिसमें हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज का प्रयोग करते हैं, वो एक महान इंग्लिश के जानकार व्यक्ति के रूप में भी उनको पेश कर दिया। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस एक्सट्रैक्ट में, इस गद्यांश में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे साउंड फाउंडेशन है। साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड का मतलब जनरली आप लोग क्या जानते हैं कि आवाज होता है, लेकिन यहाँ पे साउंड फाउंडेशन है। साउंड फाउंडेशन कहने का मतलब हो गया ठोस आधार। साउंड फाउंडेशन का मतलब क्या हो गया? ठोस आधार। तो उन्होंने, गांधी जी ने ये बताया कि हमारी जो सभ्यता है, इसमें, इस एक्सट्रैक्ट में, इस गद्यांश में बताएं कि जो हमारी सभ्यता है, अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारत के जो सभ्यता है उसके ठोस आधार के बारे में उन्होंने बताया। बोला कि हमारी सभ्यता का जो नींव है, हमारी सभ्यता का जो जड़ है, वो काफी मजबूत है। which has successfully withstood the passage of time, जो आज सफलतापूर्वक क्या है? एक पैसेज ऑफ टाइम कहने का मतलब हो गया समय बदल रहा है। withstood of the passage of time, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है इस बदलते हुए समय में भी हमारी सभ्यता अभी भी इतना मजबूत है कि वो परिवर्तन नहीं हुआ है और वो अडिग है, वो खड़ी है। कहते हैं ना कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो जो नींव नीचे रखते हैं घर का, जो निचला भाग होता है उसको काफी मजबूत बनाया जाता है। तो हमने जो सभ्यता का, यानी हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता का नींव बोया है, वो सभ्यता का नींव इतना मजबूत है ना कि उसको आज के आने वाले जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसको दुनिया के हर सभ्यता को क्या कर दिया? घुमा फिरा दिया। हर देश की सभ्यता क्या हो गई? चेंज हो गई, लेकिन भारत की सभ्यता अभी भी चेंज नहीं हुई है। पूरा चैप्टर पढ़िएगा तब इन्होंने कितना बढ़िया से समझाया और कितना बढ़िया से हमारी सभ्यता को एक्सप्लेन किया है
और ऐसा नहीं कि दूसरी की सभ्यता को बुराई करते हुए, हर की सभ्यता की खूबियां इन्होंने बताया, लेकिन क्या इन्होंने बोले कि जो भारतीय सभ्यता है इसकी नींव इतनी मजबूत है कि इसको हिला कोई नहीं सकता, हमारी सभ्यता को कोई बदल नहीं सकता। और इस बदलते हुए समय में, यानी हम साइंटिफिक युग में जी रहे हैं, हम एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अपनी सभ्यता को बचाते हुए। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी, टेंडेंसी का अर्थ होता है प्रवृत्ति, टेंडेंसी का अर्थ क्या होता है? प्रवृत्ति। बोले वेस्टर्न सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति है, क्या प्रवृत्ति है? टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, वो वस्तुवाद को बढ़ावा देता है। उसके यहाँ इज्जत और सेवा संस्कार नाम की कोई चीज को बढ़ावा देता नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज की नहीं है, वो सिर्फ वस्तुवाद की बढ़ावा देता है। और कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, वो हमारी सभ्यता से कभी मेल नहीं खा सकता है, क्योंकि वो वस्तुवाद को बढ़ावा देता है। वो वस्तुवाद का बढ़ावा देना, जिससे वो मॉडर्न लाइफ में जी रहा है, वो मॉडर्न चीज को बढ़ावा दे रहा है। और हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृतिक है, वो नैतिकता को, एलिवेट्स का मतलब होता है प्रकट करना, उजागर करना, मोरल बीइंग का मतलब होता है नैतिकता, मानव जाति में जो गुण, इसकी प्रकट करता है। और उसकी सभ्यता और हमारी सभ्यता एक कभी दोनों मेल नहीं खा सकता है, बिल्कुल अलग सभ्यता हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। अब बोल रहे हैं, अब यहां से देखेंगे पैराग्राफ चालू होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पैराग्राफ फर्स्ट है। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ फर्स्ट बोल रहे, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। क्या बोले गांधी जी कि मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, इवॉल्व का मतलब क्या होता है? विकसित करना, कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। अरे बाप, ऐसी सभ्यता है ना, इसको दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता है। इस प्रकार की सभ्यता कोई दुनिया में है ही नहीं। ऐसे स्वामी विवेकानंद भी इस बार अपने कई बुक में लिख चुके हैं कि यदि भारत को, यानी एक बार जैसे क्रिश्चियन लोग जो धर्म के प्रचारक यहाँ आकर यहाँ के भोले भोले और गरीब जनता को क्या करता था, ठगता था, और धर्म के नाम पे वो बोलता था कि क्रिश्चियनिटी या किसी और धर्म में परिवर्तन कर लो, इतना फायदा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इस पे उन्होंने एक बार किए थे कि यदि भारत को किसी को कोई मदद करना है तो वो फाइनेंशियल रूप से मदद कर सकता है, मतलब आर्थिक रूप से हम कमजोर हो सकते हैं। लेकिन अगर धर्म की बात करें, यदि हम अपनी सभ्यता की बात करें, तो एक दुनिया में मात्र ऐसा देश है जिससे सब सीखता है। क्या? सभ्यता, यहाँ की धर्म, यहाँ की रीति रिवाज से संपन्न देश है। तो बोले कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। बोले मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है वो पूरी दुनिया में हराए जाने वाला सभ्यता नहीं है। और नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन। बीटन का मतलब, बीट मतलब पीटना, हराना। जैसे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया बीट पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पीटा नहीं, क्या क्या हराया। मीनिंग क्या होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है, आपको सेंस लगाना है, लैंग्वेज चलता ही है सेंस पे। इन द वर्ल्ड नथिंग कैन इक्वल सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। बोले कुछ भी इक्वल हो ही नहीं सकता है। जो सभ्यता का बीज हमारे पूर्वजों ने बो दिया है, इतना मजबूत बीज बोया है, वैसा बीज किसी के सभ्यता में है ही नहीं, मतलब असमान है, नॉट इक्वल हो सकता है। और रोम बेंट ग्रीक शेयर द सेम फेट, मतलब रोम की भी सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। ग्रीक का भी उसी प्रकार की भागीदारी हुआ, किस्मत ने साथ दिया और उसकी भी सभ्यता नष्ट हो गई। और द माइट ऑफ फरोस वाज ब्रोकन, और जो फारोस की शक्तियां है वह भी क्या हो गई? टूट गई। और जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान भी क्या कर लिया कि अपना संस्कृति चेंज कर लिया, वह भी पश्चिमीकरण देशों में मिल गया। और ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। वाह, लिटरेचर पढ़ने का सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, कि कोई भी लिटरेचर अगर हम लोग पढ़ते हैं
तो 100 साल पहले 200 साल पहले जो राइटर लिख देता है वो ऐसा महसूस होता है कि उनको कैसे पता था कि 200 साल बाद ऐसे होने वाला है। आप पूरा बुक पढ़ेंगे ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो देखिएगा इसमें भी लगेगा कि गांधी जी को कैसे पता था कि आने वाले समय इस तरह का होगा। यानी एक तरह से वो भविष्यवाणी करके चले गए जितने भी बड़े बड़े। इसलिए एक कहावत है कि जब भी कोई अगर साहित्य का पुस्तक पढ़ना है तो प्राचीन पढ़ना चाहिए। प्राचीन का मतलब पुराना से पुराना। जो पुराना साहित्य का बुक मिल जाएगा वो नया में दम नहीं है। यानी पुस्तक पढ़ना है, कहावत है क्या, पुस्तक पढ़ना है साहित्य का तो पुस्तक पढ़िए प्राचीन, और पुस्तक पढ़ना है विज्ञान का तो पुस्तक पढ़िए नवीन। यदि आप साइंस से रिलेटेड बुक पढ़ते हैं तो एकदम मॉडर्न पढ़िए, लेटेस्ट आजकल का, और साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो पुराना बुक पढ़िए, खूब मजा है। तो बोले कि ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, बोले चाइना के बारे में बोलते हो, चाइना के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हो। आज देख रहे हैं भूगतिया भाई क्या हो रहा है, चाइना के चलते ही हो रहा है जो भी हो रहा है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर, समहाउ और अदर। हाँ, यहाँ एक वर्ड आपको फारोश रखना याद है। फारोश किसको बोलते हैं? इजिप्ट के पुराने शासक को। यह बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ भी चुका है और याद रखना है फारोश वर्ड। द एंशिएंट रूलर्स ऑफ इजिप्ट, प्राचीन शासक, पुराने इजिप्ट के पुराने शासक को फारोस बोला जाता है। यानी फारोस जो था वो प्रसिद्ध था किसी के लिए, अपनी शक्तियां के लिए, लेकिन वो शक्तियां उसकी सभ्यता था, लेकिन उसकी भी शक्तियां टूट गई। जापान भी क्या हो गया कि वो वेस्टर्नाइज हो गया, मतलब वेस्टर्न के देशों में जिस तरह का रीति रिवाज अपनाया जा रहा उस प्रकार से हो गया। आप वेस्टर्न देखते हैं, आप वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, वेस्टर्न ड्रेस वेस्टर्न स्टाइल में जिंदगी जीना चाहते हैं, और जबकि गांधी जी हम लोग को कुछ और बोल रहे हैं क्या, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो पूछो ही नहीं कि उसकी स्थिति क्या हुआ गया गांधी जी। और बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और द अदर, समहाउ और द अदर, किसी न किसी प्रकार, समहाउ और द अदर मतलब किसी न किसी प्रकार, मतलब यह भी चाह रहा है कि बदले, लेकिन किसी न किसी प्रकार साउंड एट द फाउंडेशन, अपने आधार पे क्या है, मजबूत है। क्योंकि आधार ही मजबूत बनाकर चला गया है। कोई हमको यदि परिवर्तन करने के लिए चाहता भी है तो हम लोग तैयार नहीं होते हैं। आज भी इतना चल रहा है कि गर्ल्स का एजुकेशन का बढ़ावा दीजिए, लेकिन आप देखते होंगे कि गांव में जाते होंगे तो कुछ जरूर ऐसे लोग मिल जाते होंगे जो बोलते होंगे कि नहीं, हम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। यानी क्या, वो हमारी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, वो प्राचीन सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता था हमारे यहाँ पूर्वजों। तो किसी न किसी तरह भारत कुछ न कुछ अपनी सभ्यता को बचाए हुए है। फिर क्या बोले, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक, बोले कि यूरोप के लोग क्या करते थे कि अपना लेख सीखते थे, अपना their relation from the writing of men of Greek and Rome, ग्रीक और रोम के द्वारा लिखे गए चीजों से वो अपनी सभ्यता के बारे में जानते थे, अपनी पाठ पढ़ते थे। और which exist no longer in their former glory, और जो रोम और ग्रीक जिसका खुद का इतिहास है, खुद का ख्याति है, जो अस्तित्व में नहीं है, वो खतरे में है, वो खुद खतरे में है। और वो उसके लिखे द्वारा बुक्स, उसके लिखे द्वारा सभ्यता को पढ़ते थे। कौन? यूरोप के लोग। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल वर्क द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम, और उससे पढ़ने के कोशिश में जो यूरोपियंस थे वो क्या करते थे, इमेजिन करते थे, कल्पना करते थे कि वो ग्रीक और रोम के लोग हैं उसकी गलतियां को क्या करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उसकी दयनीय स्थिति थी। ये पैराग्राफ 1 था और पैराग्राफ 2 देखते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। अच्छा, पंखवा कौन चालू कर